हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि लेटेस्ट अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, आज हम उनको करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये हमारी ओर से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक सीरीज़ प्रारंभ की गई है जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग यदि अच्छा रिस्पांस देंगे तो इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है डिसीज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STDs आर इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन अनइन्फेक्टेड पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कहा गया एक संक्रमित व्यक्ति यदि दूसरे असंक्रमित व्यक्ति से सेक्सुअल संबंध बनाता है तो क्या वह उस रोग से पीड़ित हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहा गया HIV, HPV एंड हेपेटाइटिस B वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर STD। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट्स A एंड B करेक्ट। चलिए, ये कुछ और भी डिसीजेज हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है प्लेग। प्लेग जो डिसीज़ है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्टुला पेस्ट्रिस जो एजेंट है उससे होती है। इसका एक और एजेंट है वो है बैसिलस पेस्ट्रिस। बैसिलस, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, बैसिलस पेस्ट्रिस। ये एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होती है। इसका जो इस बीमारी में होता क्या है, किस से फैलती है? ये चूहों से फैलती है। चूहों में एक पिस्सू पाया जाता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्लीस। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, प्लेग बीमारी चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं यानी फ्लीस से होता है। और इस एजेंट कौन क्या होता है? बैसिलस पेस्टिस और पेस्टुरिलिया पेस्टिस। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है कॉलेरा यानी हैजा। ये एजेंट क्या है? विब्रियो कॉमा या विब्रियो कॉलेरा। ये बीमारी भी बैक्टीरिया से होती है, मक्खियों द्वारा ये फैलती है। चलिए तीसरा है टिटनस। टिटनस के लिए भी इसको सामान्यतः एक वर्ड यूज होता है, वो क्या होता है? लॉक जॉ बीमारी भी इसको कहते हैं। और इसका एक और नाम है वो मैं बता दे रहा हूँ, धनुष टंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स। इसका आप देख सकते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। और लास्ट है वूफिंग कफ, काली खांसी जिसे कहते हैं। इसका एजेंट है बोर्डेटेला पर्टुसिस। ये आपको याद होना चाहिए, आप इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द टाइप ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर एक ड्रग्स का नाम दिया गया है, दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर वाई स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। आप उन दवाओं के प्रकार को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर को स्विच करके
प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करते हैं। इसका आंसर होगा एगोनिस्ट। ऐसी दवाओं को कहा जाता है एगोनिस्ट। ये इस प्रकार की दवाएं होती हैं जो आपके शरीर में, ये देखिए आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, एक ऐसा पदार्थ या दवा जो कोशिका के अंदर यानी कि सेल के अंदर उसकी सतह पर एक रिसेप्टर को बांधता है और पदार्थ के समान कार्रवाई का कारण बनता है, जो सामान्य रूप से रिसेप्टर को बांधता है। इसको और क्लियर भाषा में समझने की, ये एक ऐसा, यदि आपकी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, यदि कोई फंक्शन रुक जाता है जो नॉर्मल होना चाहिए, उसको ठीक करने में ये काम करता है। इसको कहा जाता है एगोनिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बाउंड्स। किस विटामिन की कमी से घावों से अधिक रक्तस्राव होता है। इसका आंसर क्या है, विटामिन के। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर से खून रुकता नहीं है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता। चलिए जब विटामिन की बात आई है तो हम विटामिन पे बात कर लेते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन के नाम दिए गए हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, और इससे बीमारी कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। विटामिन बी1 थायमीन, इससे रोग कौन सा होगा, बेरी, इसको थायमीन भी बोलते हैं और थियामीन भी बोलते हैं। बी2 राइबोफ्लोविन, इससे जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, मंदबुद्धि, खराब त्वचा आदि इससे डिसीज़ होती हैं। उसके बाद है बी12 साइनोकोबाल्मिन, इसका रासायनिक नाम है रक्त अल्पता, इसको कहा जाता है। फिर है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम ये बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। रोग कौन सा होता है, स्कर्वी, हिंदी में इसको कहा जाता है सीताद। चलिए विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इससे बीमारी होती है आपकी रिकेट्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है सूखा रोग। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। और इसका जो क्वेश्चन भी यही था कि चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897। कौन सा विटामिन 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था। आंसर आपके सामने, थियामीन, जो कि अभी आपने देखा। ये किसका नाम है, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या था, थियामीन या थायमीन भी उसको कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पिनी स्किन एंड हैव अ पेक्युलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। जानवरों के किस समूह को उनकी स्पिनी त्वचा के कारण नामित किया गया है और उनके पास एक अजीब पानी संचालित ट्यूब प्रणाली है जिसका उपयोग वे घूमने के लिए करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, एकाइनोडर्मेटा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस संघ का नाम जो है, इस फाइलम का जो नामकरण किया था वो किया था जैकॉब किलिन। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैकॉब किलिन। एकाइनोडर्मेटा संघ का नामकरण किया था जैकॉब किलिन ने। इसके बारे में बता दूं, इस फाइलम में सामान्यतः समुद्री होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं। इनकी त्वचा पर
कंटिकाएं पाई जाती है, यानी कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन में पर देख पा रहे हैं। इस तरह की इनकी संरचना होती है। चलिए इसके बारे में कुछ और चीज़ें बता दूं। इनका जो शरीर होता है वो क्वाइल्ड रूप में होता है। उत्सर्जन अंग इनमें पाए नहीं जाते हैं। तंत्रिका तंत्र बहुत अल्प मात्रा में विकसित होते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सी अर्चिन्स है, स्टारफिश है, ब्रिटल स्टार भी इसका एग्जाम्पल है, सी कुकुम्बर भी इसका एग्जाम्पल है। चलिए मैंने आपको इसके 4 एग्जाम्पल बता दिए, सी अर्चिन्स, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार एंड सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन ब्लड। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर होगा आयरन। रक्त में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया एक सामान्य प्रकार का एनीमिया है, एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन ले जाती हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो नॉर्मल सी बात है, आपको प्रॉब्लम होगी। तो लोहे की कमी से एनीमिया अपर्याप्त लोहे के कारण होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। निम्नलिखित में से कौन सा डेट्रिटस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में नीचा दिखा सकता है। यानी कि इसमें पूछा गया है वह कौन से कारक हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी बड़े पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है, सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। वो कौन सा, तो ये है फंगल एंजाइम्स। कवक के जो एंजाइम्स होते हैं, कवक एंजाइम जो होते हैं वह पदार्थों को, अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं। ये देखिए, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स डेट्रिटस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में नीचा करते हैं, यानी कि उसको करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचय, कैटाबॉलिज्म। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में अच्छी तरह से विभेदित शरीर डिजाइन नहीं होता वे इस समूह में आते हैं। इस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे उन पौधों के बारे में जिनका शरीर की बनावट रचना नहीं होती, यानी कि उनके शरीर के झाड़ी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पेड़ की एक संरचना होती है, फूल पत्ती वगैरह, लेकिन इन पौधों की कोई संरचना नहीं होती। आप देख पा रहे हैं, इनको कहा जाता है थैलोफाइटा। इन पौधों को क्या कहा जाता है, थैलोफाइटा। एक होते हैं ब्रायोफाइटा। सबसे पहले मैं आपको थैलोफाइटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूं। थैलोफाइटा होते कैसे हैं, कवक जीवाणु इस समूह में आते हैं। कवक और जीवाणु जो होते हैं वो किस में आते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, लेकिन एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इनको थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा पौधों का सबसे साधारण व
यानी कि प्रिमिटिव समूह है। सबसे शुरुआती जो पौधों का समूह माना जाता है वो किसको माना जाता है? ब्रायोफाइटा को माना जाता है। ये वनस्पति जगत का यानी कि प्लांट किंगडम का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबिया भी कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 में हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गी इन 1935। 1935 में शैवाल की संरचना और प्रजनन प्रणाली की व्याख्या किसने की थी? ये नाम है एफी फ्रिश। एफी फ्रिश, इनका पूरा नाम है फेलिक्स यूजेन फिश। फेलिक्स यूजेन फ्रिश। शैवाल में फ्रिश, शैवाल फ्रिश। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। और यदि मैं पूछूं कवक के अध्ययन को तो उसको कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। चलिए ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवाल होते क्या हैं? एल्ग is a term that describes a large and incredibly diverse group of eukaryotic। यह यूकैरियोटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहली बात इसके बारे में और कुछ मैं बात बताऊं, सबसे सरल जलीय जीव इनको माना जाता है और जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। चलिए एक चीज़ उसमें और बताता चलूं, शैवाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि ये कहना चाहिए शैवालों में मुख्यतः 3 वर्णक यानी कि पिगमेंट पाए जाते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्राउन। ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, क्लोरोफाइसी। ग्रीन शैवाल को कहा जाता है क्लोरोफाइसी। उसके बाद है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, इसको कहा जाता है लाल यानी कि रेड वाले को। और थर्ड जो नाम आता है वो आता है फियोफाइसी यानी कि ब्राउन। ये आप नोट कर लें, एक क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। जो पिगमेंट पाए जाते हैं उस आधार पर शैवाल को 3 जो मुख्य हैं वो हैं ग्रीन क्लोरोफाइसी, रेड रोडोफाइसी और जो ब्राउन है उसको कहा जाता है फियोफाइसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैटीहेल्मिन्थिस में पाया जाने वाला एक विशेष उत्सर्जन कोशिका कौन सी है जो गुर्दे की तरह काम करती है और निष्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करती है? जैसे मानव शरीर में किडनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने का काम करती है, वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम कौन करता है? किडनी। इसमें पूछा गया है प्लैटीहेल्मिन्थिस जो संघ होता है उसके अंदर ऐसा कौन होता है जो कि किडनी की तरह काम करता है? तो आपका इसका आंसर क्या है? फ्लैम सेल। इसका आंसर क्या है आपका? फ्लैम सेल। हिंदी में इसको कहा जाता है लव सेल। प्लैटीहेल्मिन्थिस के अंदर किडनी की तरह काम करने वाला कौन है? लो सेल, फ्लैम सेल। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ प्लैटीहेल्मिन्थिस के बारे में। प्लैटीहेल्मिन्थिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले गीगेन वार ने किया था। किसने किया था? गीगेन वार। ये आपको याद रखना है। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? चिपटे कृमि। चिपटे कृमि यानी प्लैटी मतलब फ्लैट और हेल्मिन्थिस मतलब बॉर्म, फ्लैट बॉर्म।
भी इसको कहा जाता है। इस संघ में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो आपको याद रखना है वो है प्लेनेरिया। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। और सेकंड जो इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है वो है टीनिया। ये इनके एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम मैच करना है आपको। सामने कुछ न्यूट्रिशंस दिए गए हैं, उनके आपको एग्जाम्पल से मैच करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये मायोसिन है, मायोसिन यहाँ से प्रोटीन से कनेक्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? ग्लूकोज में। फैट किस में होगा? कोलेस्ट्रॉल। और मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी के दौरान पोषण संबंधी देखभाल गतिविधियों का एक संगठित समूह है जिनमें निम्नलिखित शामिल है। यहाँ पर पूछा गया है, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया था, कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। इसमें पूछा गया पोषण संबंधी देखभाल गतिविधि का समूह नहीं है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है? देखिए, मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन करना ये पोषण से संबंधित नहीं है। ये आप ऑप्शन देख के ही समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर साइट से जुड़ते हैं और इनके प्राकृतिक कार्य को रोकते हैं? इनको क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट। स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? जो प्राकृतिक कार्य को करने में सहायता करते हैं उसको कहते हैं एगोनिस्ट, और जो उसके अपोजिट काम करेगा उनको क्या कहेंगे? एंटागोनिस्ट। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही एग्ज़ाम, अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों में, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया, क्वेश्चन वही है। तो इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज का। चलिए पहले उससे पहले कुछ जो कि हम बता चुके हैं, एंटागोनिस्ट क्या कहलाएगा? ऐसा पदार्थ की क्रिया प्रभाव को रोकता है, एक दवा जो ट्यूमर सेल पर एस्ट्रोजन के उत्तेजक प्रभाव को अवरुद्ध करती है, यानी कि उसको बढ़ने से रोकती है, वो उसके अगेंस्ट काम जो करता है वो कहलाता है एंटागोनिस्ट। चलिए आज का बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WHO कम इनटू फोर्स, अ डेट विच वी नाउ सेलिब्रेट एज वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर। WHO का संविधान कब लागू हुआ? एक तारीख जिसे अब हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। यहाँ पर पूछा गया वो जिस दिन संविधान लागू हुआ ईयर, तो 7 अप्रैल 1948 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके जो वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस। टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और उसका जो टाइम पीरियड होता है, इनकी ड्यूरेशन, वो होता है 5 साल के लिए ये अपॉइंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ क्लास ऑफ कंपाउंड दैट हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप OH। यहाँ पर पूछा गया है, ये आपका 1 क्वेश्चन यहाँ मिसप्रिंट आ गया। तो जिस समूह में OH जुड़ जाता है उन समूह को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं एल्कोहल। एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने
कंपाउंड्स होते हैं। एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही OH समूह से क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना। उसके बाद जो ये आपको कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, उसको ये क्या कहा जाता है, एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के साथ बढ़ता है और यदि इसका पूर्ण तापमान कम हो जाता है तो इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। थोड़ा सा इंग्लिश में मैं आपको बताता चलूँ। यदि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कब, जब इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दूसरा इन्होंने यही कहा है यदि इसका पूर्ण तापमान यानी कि इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिक्रीज सो देन इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो उसको कहते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम की डेफिनेशन कहती है यदि प्रेशर को क्या किया जाए, स्थिर रखा जाए, यानी कि प्रेशर बार बार चेंज ना हो, तब किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन यानी कि गैस की एक अमाउंट लिया, उसका जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर लो है, वॉल्यूम लो है, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। यही तो चार्ल्स लॉ है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है तापमान के समानांतर होता है। वॉल्यूम बढ़ने पर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मिलता जुलता है, यानी कि हाइड्रोजन रिसेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ विच टू ग्रुप्स ऑफ द पेरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। ग्रुप समूह 1 और समूह 17 के समूह से इसके गुण मिलते हैं। हाइड्रोजन के बारे में जान लें। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूचर फ्यूल भी इसको कहा जाता है। इसके बाद इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। हाँ, आपने देखा हा से हाइड्रोजन, एच से हाइड्रोजन और एच से ही हेनरी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1845 में किस जर्मन रसायन साइंटिस्ट ने, रसायन वैज्ञानिक ने एसिटिक एसिड के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की जो 2 कार्बन परमाणुओं द्वारा वाला एक प्राकृतिक उत्पाद है। इन 1845 which German chemist published a method for the synthesis of acetic acid, a natural product containing 2 carbon atoms। 2 कार्बन परमाणुओं के मिलने से एक प्राकृतिक उत्पाद बना, उसका नाम क्या हुआ? एसिटिक एसिड। उसके संश्लेषण की विधि किसने दी थी? यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया गया कि एसिटिक एसिड का जो सिंथेसिस हुआ उसकी जो थ्योरी थी वो किसने दी? तो आपको याद रखना है हरमन कोलवे। हरमन कोलवे। एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड, एथिलिक एसिड या सिरका एसिड और मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो एसिटिक एसिड के और अन्य नाम क्या हो गए? एथेनोइक एसिड, एथिलिक, सिरका एसिड भी, मीथेन, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। इसका रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए एसिटिक एसिड का। आपको बता दूं फलों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बहुत सारे फलों में ये स्वतंत्र रूप से ये पाया जाता है और इस सिरके में भी ये पाया जाता है।
इसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म या रियोन बनाने में होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? फोटोग्राफिक फिल्म या रियोन बनाने में भी एसिटिक एसिड का यूज़ होता है। चलिए अब बात आती है फिजिक्स क्वेश्चंस की। फिजिक्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आता है, विच साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को वर्तमान वाहक कंडक्टर पर एक समान और विपरीत बल भी लगाना चाहिए? ये जो थ्योरी जो दी थी वो थी एंड्रे मैरी एम्पियर ने। एंड्रे मैरी एम्पियर ने ये दी थी। ये कहाँ से थे? ये फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी भौतिकविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जैसे उपकरणों का निर्माण किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लाइट बल्ब वर्किंग ऑन अ 18 वोल्ट बैटरी ड्रॉ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब? ये है ओम का नियम जो आपने पढ़ा होगा। उसमें कहा गया है विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के समानुपाती होती है। उसी के आधार पर तो आपको मैं बताऊं, ओम के नियम का जो सिद्धांत होता है वो क्या हो जाता है? चलिए R बराबर V अपॉन आई, P यानी विभवांतर जो कि वोल्ट में कितना दिया गया है 18। आपको करंट धारा कितनी देगी तो इसका आंसर क्या आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे? तो रेजिस्टेंस कितना निकल कर आया आपका 6 ओम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। यदि तापमान और अन्य भौतिक चर स्थिर रहते हैं यानी कि कांस्टेंट रहते हैं तो कंडक्टर का प्रतिरोध इसकी लंबाई के बिल्कुल अनुपातिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी लंबाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर बीईसी जिसे कहते हैं के आधार पर एक नई स्थिति बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी की भविष्यवाणी की थी? तो यहाँ पर एक बहुत डिटेल क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक किस ईयर में सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर क्वांटम फॉर्मूला के आधार पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया था, उसकी भविष्यवाणी की थी? वो कब की थी? 1924 में इसकी भविष्यवाणी की थी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की एक अवस्था जिसमें अलग अलग परमाणु या उप परमाणु कण लगभग पूर्ण शून्य यानी कि 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाते हैं, एक एकल क्वांटम यांत्रिक इकाई में समाविष्ट हो जाता है, अर्थात एक जिसे तरंग फंक्शन द्वारा वर्णित किया जा सकता है। ये था बीईसी के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं, उनके बारे में पूछा गया है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडिएशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी? यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एक्सरे किरणों की होती है, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद जो आता है वो एक्सरे। तो सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो एक्सरे और सबसे कम जो होती हैं वो है रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी होती है। चलिए यहाँ पर देखते चलें। माइक्रोवेव तरंग का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर पर्सी स्पेंसर। माइक्रोवेव में खाना बनाएंगे तो परसेंगे यानी कि खाना को परोसते हैं जिसको कहा पर्सी
स्पेंसर। एक्सरे का आविष्कार W.C. रॉन्गटन ने किया। W.C. रॉन्गटन ने किया। कब किया? 1895। ये आपको याद रखना, 1895 में। रॉन्टगन भी इसको कहीं कहीं लिखा रहता है, W.C. रॉन्टगन। एक्सरे कराने से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, एक्सरे रॉन्गटन। आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है इंफ्रारेड तरंगों की खोज खगोलविद सर फ्रेडरिक विलियम हर्शेल। इंफ्रा, यहाँ पे आप देख लें, इंफ्रा से फ्रेडरिक, फ्रेडरिक। इंफ्रारेड की किसने की है? आपके फ्रेडरिक विलियम हर्शेल। और रेडियो वेव्स डिस्कवर्ड बाय हेनरी हर्ट्ज। रेडियो पे हेनरी साहब रेडियो सुन रहे हैं, हेनरी साहब रेडियो सुन रहे थे, उस पर एक दुख भरा गाना आया, वो हर्ट्ज हो गए, तो रेडियो वेव्स की खोज कौन करेगा? हेनरी हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्वेंसीज आप देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा होती है रेडियो तरंगों की, रेडियो तरंगों के बाद होती है इंफ्रारेड। एक्सरे के कौन थे? रॉन्टगन। इंफ्रारेड के कौन थे? इंफ्रा से कौन है बताइए? हाँ, फ्रेडरिक विलियम। माइक्रोवेव का क्या याद किया था अपन ने? पर्सी। और रेडियो के कौन है? रेडियो में आपने क्या पढ़ा? हेनरी साहब रेडियो सुन रहे थे, दुख भरा गाना चला, उनको हर्ट हो गया तो उन्होंने रेडियो की खोज कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वाज द डॉपलर इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर that describes the change in frequency of any kind of sound or light wave produced by a moving source with respect to an observer। ये पूछा गया डॉपलर प्रभाव कब आया था, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है। 1842 1842 में डॉपलर प्रभाव आया था। डॉपलर प्रभाव में क्या बताया गया है? जब दो वस्तु गतिशील होती हैं तो उन दोनों की फ्रिक्वेंसी में जो डिफरेंस आता है आपको सुनने में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हुआ चलूं। मान लीजिए ये ट्रेन आ रही है, ये देखिए मेरी बहुत अच्छी वो नहीं है, और ये कोई पर्सन है जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। यदि ये इसकी ओर आ रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या होगा? फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, आपको ट्रेन की आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। यदि ये पर्सन दूर जा रहे हैं और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी? कम आएगी। तो यही इन्होंने बताया था और इसी को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ये कब आया था? 1842। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंड्यूस्ड करंट इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल। जब कुंडल की गति की दिशा होती है तो प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। यहाँ पर पूछा गया जब प्रेरित धारा सबसे अधिक कब होगी? जब कुंडल की गति की दिशा क्या होगी जिससे प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी? तो वो इसका आंसर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर, एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये आप देख सकते हैं, ये बताया गया है यदि समकोण पर होगी उस कंडीशन में प्रेरित धारा अधिक होती है। ये देखिए इंड्यूस्ड करंट इज द हाईएस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समान त्वरण के बारे में ऑप्शन दिए गए थे, क्या था? इसका आपको आंसर चुनना था, जिसमें आपका ऑप्शन है मुक्त एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक मुक्त अवस्था में गिरती हुई वस्तु जो एग्जाम्पल होता है वो होता है समान त्वरण का। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है अ फ्री फॉलिंग आइटम। दूसरा है एक घर्षण रहित यानी फ्रिक्शनलेस स्लोप विथ अ बॉल स्लाइडिंग डाउन इट। एक घर्षण रहित ढलान जिसमें एक गेंद नीचे फिसलती है। और तीसरा एक साइकिल पर ब्रेक लगाए जाना। ये तीनों ही काय के एग्जाम्पल हैं समान त्वरित गति के, यूनिफॉर्म
एक्सेलरेटेड मोशन के जो एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने 1911 में अल्फा 6 के आधे जीवन और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक अनुभवजन्य संबंध पाया? तो इसका जो आंसर है वो आप देख पा रहे हैं, गीगर एंड नट्टाल। गीगर एंड नट्टाल या गीगर नट्टाल नियम उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के साथ एक रेडियोधर्मी आइसोटॉप के 6 स्थिरांक से संबंधित है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से संबंधित ये बताया गया है। मोटे तौर पर यह बताता है कि अल्पकालिक आइसोटॉप लंबे समय तक रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक ऊर्जावान अल्फा कणों का उत्सर्जन करते हैं। ये था आज के हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ये वीडियो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ इसी तरह से कंटिन्यू रहे तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।